आज आएगा नहीं लग रहा है कोई, आज मीटिंग करेगा सब सुनील पांडे से। आज क्लास नहीं करेगा वो। वो भी भागा। कल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 7th यूनिट में ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको शुरू किया हुआ था, और उसमें बताया था हमने कि कल रेसिडुअल स्ट्रेसेस उसमें होते हैं वेल्डेड पार्ट्स में, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए पहले हम उसको देखते हैं। कल ये मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रेसिडुअल स्ट्रेसेस नहीं चाहिए तो वेल्डिंग की ओर नहीं जाना होगा, वेल्डिंग को हमको अडॉप्ट नहीं करना होगा। और उसके आपको 3 मेथड है, थर्मल मेथड, मैकेनिकल मेथड और मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये 3 मेथड है स्ट्रेसेस को हटाने के लिए, है ना। Thermal method is based on the fact that the yield strength and hardness of the metal decreases with increase in the temperature, and it facilitates the release of the locked strain and relieves the residual stresses. जो वेल्डेड पार्ट्स है उसको दोबारा आप जो है गर्म कीजिए, दोबारा जब गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है आपको डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, और जिसकी वजह से आपको रिलीज ऑफ द लॉक्ड स्ट्रेन होता है, आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको खत्म हो जाता है ना। तो ये जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस के ऊपर आप जो है इसमें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं वेल्डेड पार्ट्स को कितना रेसिडुअल परसेंटेज आप ग्राफ बना सकते हैं। जो आपको रिडक्शन इन द रेसिडुअल स्ट्रेसेस है डिपेंड अपॉन द हाउ फार रिडक्शन इन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टेक्स प्लेस विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है यहां पर कि आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस में कितना आपको फर्क पड़ता है जब टेम्परेचर हटाते हैं, है ना। तो ग्रेटर इज द सॉफ्टनिंग, मोर विल बी द रिलीविंग ऑफ द रेसिडुअल स्ट्रेसेस। सॉफ्टनिंग जितना करेंगे, सॉफ्ट करेंगे मेटल को, आपका रेसिडुअल स्ट्रेसेस उतना खत्म होगा। इस पे आप जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर का ग्राफ बना करके, रेसिडुअल स्ट्रेसेस का ग्राफ बना करके, मेजर करके ग्राफ बना सकते हैं। रेसिडुअल स्ट्रेसेस पे आप जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। In general, higher is the temperature of the thermal treatment of the welded joint, greater will be the reduction in the residual stresses. Residual stresses के बारे में आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा मेथड है
रेसिडुअल स्टेसिस को हटाने का मैकेनिकल मेथड is based on the principle of the relieving stasis by applying the external load beyond the strength level to cause the plastic deformation so as to release the locked strain, है ना। जब लोड अप्लाई किया जाता है तो आपको रेसिडुअल स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। External load is applied in an area which is expected to have the peak residual stresses. जहां पर residual stresses आपको ज्यादा होता है वहां पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको खत्म हो जाएगा, है ना। जहां पे लग रहा है पार्ट में, वेल्डेड पार्ट्स में, आपको जहां पर आपको जो है आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस ज्यादा है वहां पर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई कीजिए, आपका रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको खत्म हो जाएगा, है ना। और तीसरा मेथड है मैकेनिकल वाइब्रेशन का। द वाइब्रेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज अप्लाइड ऑन द कंपोनेंट टू बी स्ट्रेस रिलीव। जो वेल्डेड जॉइंट्स है ना, जो वेल्डेड पार्ट्स आपने बनाया ना, उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतना वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी उस पे अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाता है। द वाइब्रेटरी स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड इन द होल ऑफ द कंपोनेंट। ये पूरे कंपोनेंट पे अप्लाई किया सकता है और ऑन द लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, ऑन द लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट पे आपको अप्लाई किया जाता है ना। The development of the resonance state of the mechanical variance on the welded joint help to release the lock in the strain to reduce the residual stresses. ये वाइब्रेशन करके भी आप रेसिडुअल स्ट्रेसेस है ना, एक तरह का डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है ना, ये आपको वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो जो आपको जितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वेल्डेड जॉइंट्स की उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी, आपको वाइब्रेशन क्लोज टू द वाइब्रेशन वो आपको अप्लाई करते हैं और वो आपको हटा देगा। तो ये आपको 3 मेथड है आपको रिलीव स्ट्रेस करने का। ये आपको बहुत ही अच्छा आपको मेथड बताया गया है कैसे रिलीव स्ट्रेस करेंगे। प्रैक्टिकली यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप इस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा आपको प्रोजेक्ट है ना। आगे हम बात करेंगे गैस वेल्डिंग का। गैस वेल्डिंग आपने सभी जगह देखा होगा, गैस वेल्डिंग आपने कई शॉप में भी देखा होगा। और ये आपको गैस वेल्डिंग का जो है ना, आपको ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो गैस वेल्डिंग का आपको प्रोसीजर है ना, ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखा जाता है और ये गैस वेल्डिंग का टिप है, गैस का टिप है, और ये आपको फॉरवर्ड वेल्डिंग किया जाता है और ये बैक एंड वेल्डिंग किया जाता है ना। इसमें जो आपको फ्लेम प्रोड्यूस होता है ना, ये गैसेस का फ्लेम प्रोड्यूस करके, है ना, मेटल को हायर टेम्परेचर पे ले जाते हैं। 3 तरह के आपको फ्लेम प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रल फ्लेम प्रोड्यूस होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। और उसके बाद जो है आप जो है ये आपको गैस वेल्डिंग है ना। गैस वेल्डिंग का जो मतलब है ना, मेनली रिफर्स टू द ऑक्सीसेटिलिन वेल्डिंग। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का 2 सिलेंडर होता है, दोनों का आपको मिक्सचर करके आपको बनाया जाता है। द नेम इंप्लाइज बर्निंग ऑफ द एसिटिलीन द फ्यूल गैस विद द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू क्रिएट ए हाई टेम्परेचर फ्लेम, है ना। एसिटिलीन आपको फ्यूल गैस है, एसिटिलीन में ऑक्सीजन मिलाया जाता है और ऑक्सीजन मिला करके आपको हाई टेम्परेचर फ्लेम प्रोड्यूस किया जाता है। यही आपको गैस वेल्डिंग में आपको किया जाता है। द फ्लेम टेम्परेचर नॉर्मली ऑब्टेन्ड विद द 2 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ द एसिटिलीन। ये आपको 2 पार्ट आपको एसिटिलीन, आपको जो है आपको 2 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन और 1 पार्ट ऑफ द एसिटिलीन, ये आपको होता है। एंड ये अबाउट द टेम्परेचर देखिए कितना डिग्री, आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर पहुंच जाता है। जो आयरन है ना, आयरन का टेम्परेचर आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको 1500 का मेल्टिंग पॉइंट है। और ये देखिए उससे डबल आपको टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, आपको पूरा मेल्ट कर देता है, आयरन को पूरा ना मेल्ट कर देता है ये, है ना।
है ना। ये जो है द गैसेस आर फीड थ्रू द टॉर्च 1:1 रेशियो विद द रिमेनिंग 1 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, है ना। जो आपको टॉर्च होता है ना, टॉर्च में एक सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है, दूसरा सिलेंडर एसिटिलीन का होता है। दोनों से 1:1 का रेशियो में आपको इक्वल जो है प्रेशर में आपको टॉर्च में खोलते हैं, और रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है वो आपको सराउंडिंग एयर से ले लेता है। ये आपको गैस बिल्डिंग है। दिस इज द गैस बिल्डिंग, है ना। दिस इज द गैस बिल्डिंग। गैस सिलेंडर में क्या क्या होता है, कैसा होता है गैस सिलेंडर, वो आपको यहां पर आपको कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। The oxygen cylinder is of the seamless down steel with a capacity of the 220 feet at a pressure of the 16.8 megapascal at a temperature of the 21 degree centigrade. जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर में उसकी कैपेसिटी इतनी होती है 220 फीट, और प्रेशर ऑफ कितना होता है ना 16.8 मेगापास्कल, इतना उसको प्रेशर होता है, और टेम्परेचर इतना होता है। ये आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, दो सिलेंडर होती है, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है, दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर होता है ना। दो तरह के आपको सिलेंडर होते हैं। और एसिटिलीन कैन बी कंप्रेस इनटू ए सिलेंडर अंडर ए प्रेशर ऑफ द 17 kg सेंटीमीटर। एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है ना, उसका प्रेशर इतना होता है ना। द एसिटिलीन इज डिसॉल्व्ड इन द एसीटोन which in turn absorbed by the porous material in the cylinder such as a charcoal, Portland cement. चारकोल रहता है उसमें, पोरस मटेरियल रहता है, जिसमें कि आपको एसिटिलीन आपको डिसॉल्व हो जाता है ना, डिसॉल्व हो जाता है। द नेसेसरी बिकॉज द एसिटिलीन when stored in a free state under pressure greater than the 2 kg centimeter can dissociate the heat shock possibly. Acetylene cylinder should not be used in the horizontal position since some of the acetone will be drawn out, है ना। ये आपको दो तरह का आपको सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर होता है। दोनों के बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। गैस वेल्डिंग में जो रिएक्शन होता है ना, ये आपको यहां पे दिखाया जा रहा है ना। ये आपको एसिटिलीन है, ये आपको ऑक्सीजन है। ये आपको पहला स्टेज में होगा ना 2CO + H2, और ये हीट आपको लिबरेट करेगा। यही हीट जो लिबरेट करता है ना, इसी से आपको मेल्टिंग होता है, इसी से आपको मेल्टिंग होता है आपको ऑब्जेक्ट का, है ना। ये आपको पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज में जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे बना ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको यहां पे बना, एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज फर्दर कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से आपको कंबाइन करता है, एंड गिव राइज टू द आउटर बुलिश फ्लेम विद द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 4CO + 2H2 के साथ में फिर आपको रिएक्ट करता है। ये आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और 800 किलो जूल मोल देता है। यही हीट जो प्रोड्यूस होता है ना, इसी से आपको मेटल जो है मेल्ट होता है, और ये आपको इसमें वेल्डिंग होता है ना। ये आपको रिएक्शन है ना। तो जो ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग है ना, उसमें आपको जो फ्लेम बनता है ना, तीन तरह के फ्लेम बनते हैं। तीन तरह के फ्लेम आपका बनता है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये तीन तरह का आपको फ्लेम आपको बनता है, और आपको तीनों का फ्लेम का आपको यहां पर दिया हुआ है। देखिए, ये इनर व्हाइट कोन है, दिस इज द इनर व्हाइट कोन एट द 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है इनर व्हाइट कोन का। ये आपको टॉर्च टिप है ना। और ये जो है आउटर ब्लू फ्लेम है, ये आउटर ब्लू फ्लेम है। ये आउटर ब्लू फ्लेम का ना टेम्परेचर आपको कम रहता है। ये आपको 1275 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वेल्डिंग जो करते हैं ना, यहां से जो वेल्डिंग होता है ना, तो ये जो टिप है ना, ये वेल्डेड ज्वाइंट के पास में रहता है, और जो है ना वो टेम्परेचर से ना, हाइयर टेम्परेचर से जो है ना मेल्ट कर देता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो माइल्ड स्टील का जो वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें टेम्परेचर आपका जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है 1500 के आसपास है। ये आपको डबल है, पूरा मेल्ट कर देता है ना। ये जो आपको इनर व्हाइट जोन होता है, और आपको ये आउटर ब्लू फ्लेम होता है, ये आपको टेम्परेचर है ना। ये तीन तरह का आपको फ्लेम होता है आपको ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग में।
दूसरा है ना कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन आपको इधर से जाता है। इसका जो टेम्परेचर रहता है ना 2900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और फिर इसका आपको टेम्परेचर जो है घटते चला जाता है ना। ये जो आपको इंटरमीडिएट फ्लेम, इसमें आपको तीन लेयर ऑफ द फ्लेम आपको दिखाई देता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपको 3 लेयर आपको दिखाई देता है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको 2 लेयर दिखाई देता है, और जो इनर कोन का जो साइज है ना वो आपको घट जाएगा। फ्लेम को आप देख सकते हैं, फ्लेम को जो आपके पास शील्ड रहता है ना, शील्ड से आप फ्लेम को देख सकते हैं। फ्लेम का स्ट्रक्चर आप देखिए, उसको जब प्रैक्टिकल करते हैं ना देखिए किस तरह का फ्लेम बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है कि न्यूट्रल फ्लेम है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ना आपको टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो टेम्परेचर है ना वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? इसका कारण यह है कि जो भी कार्बन अनबर्न कार्बन है वो भी जो है आपको जो है ना आपको बर्न कर गया है, तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सबसे ज्यादा रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, फिर आपको न्यूट्रल फ्लेम में आपको टेम्परेचर आता है, तब आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपको रहता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ना इसमें अनबर्न्ड कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर कम रहता है ना, यही कारण है। तो आप प्रैक्टिकली जब ऑक्सीजन गैस का वेल्डिंग करते हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का फ्लेम है, किस तरह का फ्लेम है वो आप उसको देख सकते हैं, है ना। ये आपको जो है आपको उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये जो 3 फ्लेम्स जो बन रहे हैं ना, ये क्यों बन रहे हैं? व्हेन लेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड, जब ऑक्सीजन आपका कम सप्लाई होगा ना, ऑक्सीजन कम रहेगा, 2 आपने गैस लिया एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होगा ना, ए पार्ट ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल इज लेफ्ट व्हिच कॉजेज ए रिड्यूस्ड फ्लेम और द कार्बोराइजिंग फ्लेम। जब ऑक्सीजन कम रहेगा तो कार्बोराइजिंग फ्लेम को जनरेट करेगा, है ना, कार्बोराइजिंग फ्लेम को आपको जनरेट करेगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में बी यूज टू एडवांटेज इन द वेल्डिंग हाई कार्बन एज निकल, है ना। इफ a carburizing fluid is used in steel, the excess carbon will enter the metal, causing the porosity in the solidified metal. कार्बोराइजिंग फ्लेम आपको वेल्डिंग स्टील में आपको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें पोरोसिटी आपको क्रिएट हो जाता है ना। इसमें आपको पोरोसिटी आपको क्रिएट हो जाता है, तो इसमें आप जब लेस ऑक्सीजन रहता है ना तो कार्बोराइजिंग फ्लेम जनरेट होता है। और न्यूट्रल फ्लेम में क्या है ना, जब ऑल द एसिटिलीन इज बर्न, एसिटिलीन आपका पूरा बर्न हो गया, एंड ऑल द हीट इज एसिटिलीन इज रिलीज, न्यूट्रल फ्लेम इज यूज्ड फॉर द मोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन। जितने भी वेल्डिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें आपको न्यूट्रल फ्लेम को यूज किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम को यूज किया जाता है। इसमें आपको जो है आपको सारा जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बर्न हो जाता है। इसमें आपको ये न्यूट्रल फ्लेम है। न्यूट्रल फ्लेम आपको मैं यहां पर आपको दिखाया था, ये आपको न्यूट्रल फ्लेम है ना, ये आपको न्यूट्रल फ्लेम है ना। और तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तब बनता है व्हेन ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। ऑक्सीजन जब आपको एक्सेस में रहेगा ना, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ द ब्रास एंड ब्रांच। जब ब्रास और ब्रांच का वेल्डिंग करना है ना तो फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को यूज करते हैं। हाउएवर द फ्लेम इज ओनली स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग, एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज्ड ऑन स्टील विल cause the metal to form and spark. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस वन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शंस मैंने आपको दिखाए थे, है ना, ये रिएक्शंस मैंने आपको दिखाया था ना। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा ना तो ये आपको CO नहीं मिलेगा, फिर CO आपको मिलेगा नहीं, आपको ये इसमें का आपको सेकंड स्टेज में कन्वर्सन हो जाएगा, और ये जो किलो जूल मोल है ना वो ज्यादा मिलेगा। किलो जूल मोल है ना आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा हीट मिलने से क्या होगा ना, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा, है ना, ये आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही कारण है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है आपको टेम्परेचर उसमें ज्यादा आपको बढ़ जाता है।
है ना, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको टेम्परेचर आपको ज्यादा बढ़ सकता है। आप प्रैक्टिकली जो है वहां पे जब वेल्डिंग करते हैं ना, देख सकते हैं और फ्लेम को जो है पहचान सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि वहां देख करके पहचान में आ जाएगा। अगर ये कोन लंबा है ना तो आपको न्यूट्रल फ्लेम है, ये कोन अगर छोटा है ना तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और अगर इसमें 3 कोन है ना तो ये आपको कार्बोनाइजिंग फ्लेम है ना। प्रैक्टिकली जो है आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप जो है इसको करके आपको देख सकते हैं। ये 3 तरह का आपको फ्लेम होता है। और ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग का जो है ना, आपको 2 तरह का वेल्डिंग किया जाता है। एक तो 4 हैंड वेल्डिंग होता है, दूसरा बैक हैंड वेल्डिंग होता है। देखिए दोनों में फर्क क्या है। 4 हैंड में क्या करते हैं ना, ये आपको फिलर मटेरियल है, इलेक्ट्रोड है, ये आपको टॉर्च है ना, ये आपको आगे जाएगा, ये आपको आगे जाएगा, है ना। देखिए इसमें टॉर्च पीछे है और ये फिलर मटेरियल आपको आगे है और डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग इधर है। इसमें क्या है ना, टॉर्च आपको इधर है ना, ये आपको टॉर्च आपको इधर है, और ये जो ना डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है ना आपको इधर है। और ये आपको वेल्डिंग रॉड है, यहाँ पे आपको वेल्ड किया। ये क्या कहते हैं ना, बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं इसको बैक हैंड बोल देंगे, बैक करके ले जाते हैं तो इसको बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। जो इसका जो एंगल रखते हैं ना, 45 डिग्री एंगल रखते हैं, है ना। और इसमें जो आपको डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको फायर ब्रिक है, फायर ब्रिक पे रख करके वेल्डिंग करते हैं, और ये आपको रेनफोर्स पेंट्रेशन जो हुआ है वो आपको दिखाया गया है ना। तो ये जो गैस वेल्डिंग है ना, ये इसका प्रोसीडियर है, 4 हैंड वेल्डिंग और बैक हैंड वेल्डिंग। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, यहाँ पे जो लिखा है इसने, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ द ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग दैट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, बोथ 4 हैंड एंड बैक हैंड वेल्डिंग आर यूज्ड। In 4 hand welding, the welding rod proceeds tip in the direction the weld is being made. जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग होता है उसी डायरेक्शन में आपको टिप जाता है ना। टॉर्च का जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री टू प्लेट आपको रखा जाता है ना। परमिट्स यूनिफॉर्म प्री हीटिंग ऑफ द प्री एज्ड इमीडिएटली हीट द, है ना, ये आपको रखा जाता है ना। तो ये आपको जो बैक हैंड वेल्डिंग है, आपको 4 हैंड वेल्डिंग है, ये दोनों तरह का वेल्डिंग आपको दिखाया गया है। प्रैक्टिकली में इसका आप उसको करके देख सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल आपको जो है वो आपको प्रैक्टिकल भी आपको वेल्डिंग का होगा। तो ये आप देख लिए, इसमें जो एडवांटेजेस है ना गैस वेल्डिंग का, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। द गैस फ्लेम इज जनरली मोर इजीली कंट्रोल्ड and it is not as a piercing as a steel arc welding, therefore it is extensively used for the sheet metal fabrication and the repairs, है ना। ये बहुत ज्यादा यूज होता है शीट मेटल फैब्रिकेशन में और रिपेयर्स में, काफी ज्यादा यूज होता है। ये इसका एडवांटेज है। और ये जो ऑक्सीटिलीन और द ऑक्सीटिलीन फ्लेम इज द वर्सटाइल, इट मे बी यूज्ड फॉर ब्राजिंग, प्री-हीटिंग, post-heating, heating of the forming, heat treatment, flame cutting and others. कटिंग का भी इसमें कर सकते हैं, फ्लेम कटिंग इसमें कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन बढ़ा देंगे ना, ऑक्सीजन को बढ़ा दिए तो वो फ्लेम जो है ना कट कर देता है। टेम्परेचर तो बताया ही मैंने कि आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो मैं आपको बताया, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आपको मैंने बताया, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बताया आपको। और ये देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा देंगे ना तो आपको कटिंग ऑपरेशन करने लगता है, ये वेल्डिंग की बजाय जो है ना कटिंग ऑपरेशन करने लगता है, तो इसको फ्लेम कटिंग बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो वर्ड लिखा है ना आपको, इसको फ्लेम कटिंग, ये आपको फ्लेम कटिंग बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। आपको जब मेटल कट करना है ना, सीट मेटल कट करना है, और सीट मेटल कट करना है, मोटा सीट मेटल है और आपके पास कट करने के लिए कोई हथियार नहीं है ना, तो फ्लेम कटिंग आपको बहुत ही अच्छा तकनीक है आपको कटिंग करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है फ्लेम कटिंग। मोटा सीट मेटल है, आप कैसे कट करेंगे, तो आप उसमें आप जो ऑक्सीजन को बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन को बढ़ा करके आप उसको जो है ऑक्सीजन को बढ़ा करके आप उसका वहां पे कटिंग हो जाता है ना। तो ये आपको फ्लेम कटिंग है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा हीट ट्रीटमेंट में, सर एक सेकंड सर, हाँ बोलिए।
सर उसका डिसएडवांटेज तो भी है ना, उसकी सेफ्टी मेजर बहुत सारे हैं ना सर, गैस वेल्डिंग में बहुत सारे सेफ्टी ये मेजर्स आपको हैं। लिमिटेशंस एक बताए तो जा रहे हैं, ये रहा लिमिटेशंस। देखिए आपको लिमिटेशंस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, द फ्लोइंग आर द लिमिटेशन। द प्रोसेस इज मच स्लोअर देन द आर्क वेल्डिंग, पहला है ना। दूसरा है हार्मफुल थर्मल इफेक्ट्स such as a more distortion, increased grain strength, and in some cases a low corrosion resistance are created by the prolonged heat. तीसरा, there are safety problem in the handling the gases. चौथा है flux application and their shielded provided by the secondary envelope of the flame are not nearly as positive as that supply the gas used for the gas tungsten arc welding और gas metal arc welding, है ना। तो इसका लिमिटेशंस है। मतलब देखिए कल भी मैंने बात किया था कि आप वेल्डिंग कब यूज करेंगे ना, जब आपको स्ट्रेसेस नहीं चाहिए। इसमें ज्वाइंट आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा आपको ज्वाइंट मिल रहा है, यही है कि आपको ज्वाइंट हो जाता है। दो रॉड को ज्वाइंट कर रहा है तो आपको आपको फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा। जो आप वहां पे आपको वेल्ड भी रफ काम के लिए आएगा वो, है ना। और जो अगर स्ट्रेसेस नहीं चाहिए ना, तब आप वेल्डिंग पे जाइए। आपको हिटिंग है, आपको स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो ये आपको सीट मेटल फैब्रिकेशन में काम आता है। यहां पर मैंने आपको बताया ना, सीट मेटल फैब्रिकेशन में आपको काम आता है, सीट मेटल में आपको यूज करते हैं, वहीं पे आपको काम आता है। और दूसरा, किसी को ब्राजिंग करते हैं, ब्राजिंग में काम आता है, और प्री हीटिंग में काम आता है, और पोस्ट हीटिंग में काम आता है, और हीटिंग फॉर द फॉर्मिंग के लिए भी काम आता है, हीट ट्रीटमेंट में भी काम आता है, और फ्लेम कटिंग में काम आता है ना। ये आपको फ्लेम कटिंग में काम आता है। इसका देखिए आपको बेनिफिट ये है ना कि इसका कॉस्ट कम पड़ता है ना, कॉस्ट कम पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लिया, एक जो है एसिटिलीन का सिलेंडर मंगा लिया, और एक टॉर्च मंगा लिया, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो कॉस्ट इसका कम पड़ता है, इसीलिए जो है ये आप जो है ये जो गैस वेल्डिंग का जो आप जो है ना, आप बहुत जगह मार्केट में भी आप देखिए कि गैस वेल्डिंग वो कर रहा है ना। तो इसका कारण यही है कि इसका जो है कॉस्ट जो है आपको आपको जो है कम पड़ता है। लिमिटेशंस यही है ना, ये स्लोअर प्रोसेस है। और दूसरा आपको जो है हार्मफुल थर्मल इफेक्ट्स है। ये आपको डिस्टॉर्शन, देखिए कह रहा है ना, डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है इसमें। आप गर्म करेंगे, दो पार्ट को गर्म करेंगे तो जो पार्ट है आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको ग्रेन ग्रेथ हो जाएगा। जो पहले का ग्रेन आपका था ना, जो ग्रेन था ना, वो आपको नहीं मिलेगा। जो 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 पैरेंट मेटल का था ना, वो आपको नहीं मिलेगा। वेल्डिंग करने के बाद उसका ग्रेन आप स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, है ना, है ना। और दूसरा कोरोजन रेसिस्टेंस भी हो जाएगा। वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं तो जो आपका सेफ्टी जो प्रॉब्लम्स क्या ऊपर, सब है? हाँ 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 बोलिए। गैस वेल्ड गैस वेल्डिंग में सेफ्टी प्रॉब्लम्स क्या सब है? सेफ्टी प्रॉब्लम ये आपको गैस को हैंडल करने में है। गैसेस कैसे मतलब? गैसेस एसिटिलीन गैस है ना, एसिटिलीन का सिलेंडर है ना, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि उसमें जो है वो चारकोल में रखा जाता है। तो आप उसको सेपरेट रखिए। एसिटिलीन में कभी भी अगर आग उग लग गया तो वो ब्लास्ट कर जाता है। तो आप उसको जो जो गैसेस को आप जो है ठीक से उसको रखिए, पाइप वगैरह में कहीं लीकेज नहीं हो। आपको सेफ्टी आपको रखना पड़ेगा। एसिटिलीन है ना, गैस है, वो आपको फ्यूल गैसेस है, तो आपको कभी भी जो है वहां पर आपको आग लग सकती है ना, मैं आग लग मैं सकती पूछ है। रहा हूँ सर, जो उसके जो ऑपरेटर होंगे, जो ऑपरेट करता है, हाँ हाँ, जो वेल्डिंग करता है, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सेफ्टी मेजर वो जो एप्रॉन पहनते हैं एक तो, और दूसरा शील्ड ग्लासेस लगाते हैं, और जो है वो एप्रॉन पहनिए और उसका वो ग्लासेस लगाइए, और फिर जो दूसरे आपको शील्ड लगाइए। वही है, शील्ड लगाइए, उसका सारा शील्ड लगाइए, एप्रॉन पहनिए। जो गैस कटिंग वगैरह में तो आपको बताया ही जाता है कि उसमें आपको आग आग निकलेगी तो चिंगारी होगा। तो कपड़े में कहीं कहीं आपको जो है कहीं पे बर्निंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए आपको एप्रॉन पहनना आपको जरूरी है ना। जो वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग का एप्रॉन भी अलग आता है। जो इंडस्ट्री में होता है ना, ये इंस्टीट्यूट में तो वो रखते नहीं है, वो कपड़े वाला रख लेते हैं। और लेकिन जो इंडस्ट्री में जो आपको रेगुलर काम करता है ना, वहां पर आपको
एप्रन जो है वो अलग रहता है, और वो पूरा आपको रखते हैं वहां पर। आपको सेफ्टी रखना जरूरी है। इंडस्ट्री में सेफ्टी का मेन कारण है कि अगर वर्कर को कुछ हो गया ना, तो वर्कर जो है ना वो जाके मालिक को ही बोलेगा कि आपने हमें गैस वेल्डिंग में लगा दिया, और गैस वेल्डिंग में देखिए जी हमारा ये हो गया वो हो गया। यो मालिक की जिम्मेवारी है ना। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए वो जो आपका इंडस्ट्री में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कहीं इंडस्ट्री में एक्सीडेंट नहीं हो जाए। एक्सीडेंट और सेफ्टी इंडस्ट्री में फर्स्ट है। अगर लेबर को कहीं कुछ हो गया ना, तो मैनेजमेंट पे ही वो खड़ा हो जाती है। कई मैंने केसेस देखा है कि लेबर का हाथ का उंगली कट गया, वो हॉस्पिटल में चला गया। अब हॉस्पिटल में चला गया, लेबर कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है जी इलाज कराने के। मैनेजमेंट बोलता है मैं क्यों दूंगा। बात है नहीं समझ में। अब हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई बिना आप पैसे दोगे नहीं, मैं जो है ऑपरेशन करूंगा नहीं। तो ये आपको जो सेफ्टी प्रॉब्लम्स है ना इंडस्ट्री में, आपको मेजर इशू है। आपका अटेंडेंस पहले ले लें, क्योंकि आपका जो है ना टाइम खत्म होने वाला है। पहले मैं अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। अमन सिंह 6 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको अटेंडेंस आपको बता देता हूं। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। तो आज मैंने जो टॉपिक जो कवर किया ना आपको, गैस वेल्डिंग कवर किया, और कैसे स्ट्रेसेस रिलीव करते हैं उसके बारे में आपको बताया मैंने। जो गैस वेल्डिंग प्रोसीजर है उसके बारे में मैंने बताया। इसमें जो फ्लैम प्रोड्यूस होता है ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भाइबा में भी आपको पूछता जाता है कि आपको किस तरह का फ्लैम प्रोड्यूस होता है ना। तो ये फिगर आपका इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रैक्टिकल कॉपी में आप इस फिगर को आप ड्रॉ कर लेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और जो रिएक्शन मैंने आपको बताया कि आपको गैस वेल्डिंग में किस तरह का आपको रिएक्शंस होता है। ये आपको हीट जनरेट करता है, जो कि आपको जिसी से आपको थर्मल जो है एक्टिविटी बनता है। दूसरा, हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में बात किया। 2 तरह के सिलेंडर होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका ये आपको प्रेशर रहता है, और एसिटिलीन सिलेंडर, उसका ये आपको प्रेशर रहता है। एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो है ना आपको चारकोल रखा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट रखा जाता है। वो आपको पोरस मटेरियल ना आपको एसिटिलीन को डिजोल्व करके रखता है ना। ये आपको एसिटिलीन जो है ना आपको मटेरियल आपको उसमें रखा जाता है। ये आपको गैस वेल्डिंग का आपको मैंने बताया कि 1:1 का रेशियो आपको उसमें टॉर्च में लिया जाता है, और 1 पार्ट ऑक्सीजन और 1 पार्ट एसिटिलीन को लिया जाता है। और जो आपको ऑक्सीजन ना वो सराउंडिंग एयर से ले लेता है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आपको जो टेम्परेचर है आपको काफी ज्यादा रहता है गैस वेल्डिंग में, और जो कि माइल्ड स्टील का जो टेम्परेचर है उससे करीब दुगना है ना। उससे करीब आपको जो है दुगना टेम्परेचर है। ये गैस वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा, कल जो स्टेसेस के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोलिंग द रेसिडुअल स्टेसेस कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आपको 3 मेथड आपको बताया गया। थर्मल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड द मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये 3 मेथड से स्टेसेस के आप ऊपर में, जैसे यहाँ पर तीनों मेथड्स का आप जो है इस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस पे आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल को लेकर के डिफरेंट कैसे स्टेसेस रिलीव किया जाए। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि आपको टेम्परेचर के साथ में बढ़ने के साथ में स्टेसेस आपको कम होता है। तो इसमें आप जो स्टेसेस के ऊपर ना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप उसको लेबोरेटरी में काम करके इसमें जो रेसिडुअल स्टेसेस कैसे कैसे आपको रिलीव होता है इस पे आप काम कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको मैंने
यहाँ पर आपको मैंने आपको ये चीजें आपको डिस्कस की। तो कंट्रोलिंग द स्ट्रेसेस, ये आपको जरूरी है। वेल्डिंग करने के बाद भी ना स्ट्रेसेस रहता है, उसको कैसे रिलीज किया जाए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस तरह से जो है स्ट्रेसेस आपको रिलीज करेगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि वेल्डिंग जो है शरीर पार्ट के लिए आपको सुटेबल नहीं है। तो और ये आपको गैस वेल्डिंग का आपको तरीका बताया, गैस सिलेंडर के बारे में बताया कि गैस सिलेंडर आपको दो तरह के सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और दूसरा आपको एसिटिलीन सिलेंडर होता है ना। ये आपको रिएक्शंस आपको क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर आपको क्लियर किया है ना। ये एसिटिलीन है, ये ऑक्सीजन है। फर्स्ट स्टेज में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है और आपको 448 किलो जूल पर मोल आपको हीट लिबरेट होता है जो आपको हीटिंग के काम में आता है। दूसरा स्टेज में, सेकंड स्टेज में, ये जो आपको CO और H2 है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और ये ऑक्सीजन में आपको कंबाइन करके ये आपको ये बनाता है 4CO2 प्लस 2H2O और ये हीट आपको लिबरेट करता है। देखिए सेकंड स्टेज में हीट आपको ज्यादा है, फर्स्ट स्टेज से जो है आपको सेकंड स्टेज में आपको हीट ज्यादा है। इसमें आपको कंप्लीट बर्निंग होता है, इसमें आपको कंप्लीट बर्निंग होता है ना। इसमें आपको कंप्लीट बर्निंग होता है और ये तीन तरह के आपके फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तीन तरह के फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं और ये आपको तीनों तरह के फ्लेम के बारे में आपको बताया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है कि तो इसमें दो कोन होता है लेकिन इनर का जो व्हाइट कोन है ना वो आपको लार्जर होता है ना। और ये आपको कोन है ना वो आपको छोटा होता है ऑक्सीडाइजिंग में, है ना। ऑक्सीडाइजिंग में आपको टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और ये सारा कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न कर देता है, जला देता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज्यादा है। आपको जो हीट जो मिल रहा है ना, किलो जूल जो मिल रहा है ना, ये वो ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। कार्बोराइजिंग में आपको ऑक्सीजन कम है, कार्बोराइजिंग में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए आपको वहां पर टेम्परेचर कम है कार्बोराइजिंग में, है ना, टेम्परेचर कम है। लेकिन वहां पर आपको तीसरा फ्लेम भी मिल जाता है कार्बोराइजिंग में, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। और ये आपको न्यूट्रल फ्लेम है जिसमें आपको ऑक्सीजन जो है, न्यूट्रल फ्लेम जो है 1:1 का होगा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है। तीनों फ्लेम कैसे बनते हैं वो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। व्हेन लेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगा, है ना। न्यूट्रल फ्लेम में दोनों आपको इक्वल रहेगा, ऑक्सीजन में जब एक्सेस रहेगा आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा, है ना, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा। और दूसरा आपको ये आपको प्रोसीजर है, फोर हैंड वेल्डिंग बोलते हैं इसको बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग एंड द बैक हैंड वेल्डिंग, है ना। ये आपको 45 डिग्री का एंगल होता है और ये आपको डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड है ना। ये आपको फोर हैंड वेल्डिंग है, इसके एडवांटेज आपको यहाँ पर आपको दिखाए गए। ये आपको सीट मेटल फैब्रिकेशन में आपको ज्यादा काम आता है ना, सीट मेटल में ज्यादा काम आता है। फ्लेम कटिंग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट में काम आता है, हीट ट्रीटमेंट करना है उसमें काम आता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन करना है उसमें काम आता है, पोस्ट हीटिंग के लिए काम आता है, प्री हीटिंग के लिए काम आता है ना। द गैस वेल्डिंग इज वेरी पोर्टेबल, ये इसमें कुछ आपको चाहिए नहीं, एक सिलेंडर चाहिए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, एक एसिटिलीन का सिलेंडर चाहिए जो कंज्यूम होगा और ऑक्सी एसिटिलीन का टॉर्च चाहिए, ये आपको चाहिए। लिमिटेशंस हैं, आप कहाँ पर इसको जो है आपको लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये सारे लिमिटेशंस हैं, है ना। तो ये आपको स्लोअर कटिंग करता है, स्लोअर वेल्डिंग करता है ना। तो ये उसके आपको लिमिटेशंस हैं, है ना, ये आपको लिमिटेशंस है ना। तो आपको मैंने आज गैस वेल्डिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताया।